सॉरी। ओके, तो इन दिस केस कि हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन हम क्यों इनहेल कर लेते हैं? क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है और अंदर प्रेशर कम है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकाल देते हैं? क्योंकि बाहर प्रेशर कम है और अंदर प्रेशर ज्यादा है। आप जानते हैं हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21, जबकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट 0.03 के पास है। तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है, यानी इसका प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसका प्रेशर अल्टीमेटली कम डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से आप लोग जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी वैल्यूज भी। इसके बाद जी देख लेते हैं, ओके, हमारे पास जो हायर एल्टीट्यूड आ जाते हैं। अब अगर आप चले गए हैं ऑलमोस्ट लो प्रेशर 159 टॉर पे, तो आप प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं। जो जहाज वगैरह होते हैं वहां पर आप लोग सांस नहीं ले सकते उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है और इस प्रेशर के ऊपर आप जो है वो कभी भी इनहेल नहीं कर सकते। देखें, 159 टॉर वो प्रेशर है जिस स्टैंडर्ड प्रेशर पे आप लोग सांस ले सकते हैं। अगर प्रेशर इससे कम हो जाएगा तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो मुश्किल से होगा। इस वजह से प्रेशराइज्ड कैबिन में रखा जाता है। पुराने वक्तों में जहाज जब उड़ते थे, 1960s की बात है, तो कई जहाज फट जाते थे अंदर से, लाइक अ बैलून, हवा में उड़ते उड़ते ही। बोइंग 787 की कई जहाज जो है वो इस तरह ब्लास्ट हुए हैं हवा में। तो उन्होंने रीजन पता की, तो वो यही थी कि अंदर जब आप प्रेशराइज कैबिन करते हैं तो वह गुब्बारे की तरह एक्ट कर रहा होता है कि अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और जिस जगह पर जहाज ने उड़ना होता है तो वहां पर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो अंदर से हवा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली जहाज 1-2 साल उड़ने के बाद फट जाता था। तो इसको बाद में फिर कवर किया गया डिफरेंट, उन्होंने डेफिनेटली एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने कुछ किया होगा इसका हल। ओके, मीनवाइल डीप सी डाइवर जो है, अच्छा, हमारे ऑक्सीजन जो है हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते। आप प्योर ऑक्सीजन के साथ याद रखेंगे, आजकल ये अस्पतालों में भी काफी ज्यादा ऑक्सीजन जो जा रही है, तो ये कभी भी 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की परसेंटेज के साथ नाइट्रोजन को लाजमी शामिल किया जाता है। नाइट्रोजन इनर्ट होती है, ये आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करती तकरीबन, और इनर्ट होने की वजह से सिर्फ ये प्रेशर को मेंटेन करती है, प्रेशर को बैलेंस करती है। हवा में जो 159 टॉर प्रेशर है वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, बल्कि इस नाइट्रोजन की वजह से भी है। तो अब अगर यही नाइट्रोजन आप ले उसमें भर के चले जाते हैं डीप सी डाइविंग करने के लिए, तो हर 100 फीट के बाद प्रेशर 3 एटीएम बढ़ जाता है। अब जब 3 एटीएम तक प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका नुकसान ये होगा कि इस प्रेशर के ऊपर जो नाइट्रोजन है वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज करना शुरू हो जाती है, और नाइट्रोजन का ब्लड वेसल में जो डिफ्यूजन है, यानी अगर नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज कर जाती है तो अमोनिया और यूरिया जैसे जो कंपाउंड्स है आपकी बॉडी में वो बनना शुरू हो जाते हैं। किडनी फेलियर का खतरा होता है, तो इससे किडनी फेलियर हो सकता है आपका अगर ये ज्यादा हो जाए तो। इसलिए वो हीलियम जैसी गैस लेके जाते हैं ताकि बाहर का प्रेशर बढ़े तो अंदर का प्रेशर मेंटेन रहे और वो ब्लड में डिफ्यूज ना हो। तो ये भी मेरे से वैल्यूज हमें याद करनी है, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कितना प्रेशर बढ़ता है 100 फीट के बाद या इतने फीट के बाद, तो ये वैल्यूज हमें याद रहेंगी। ओके, इसके अलावा डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के कॉन्सेप्ट है, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है हमारे पास। याद रखिएगा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इफ्यूजन का मतलब है कि वन बाय वन एस्केप, और डिफ्यूजन का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। में अगर एयर फ्रेशनर को हवा में स्प्रे करता हूं तो वो स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स कर जाता है। फिर फैक्टर आ जाते हैं जी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डेफिनेटली डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरे ख्याल से इनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इफ्यूजन जो है टाइनी होल के जरिए 1 बाय, और याद रखिएगा इफ्यूजन का ताल्लुक मोलर मास से होता है। अगर मैं एक बात कर रहा हूं यूं, तो यहाँ पे टेम्परेचर और बाकी फैक्टर तो बिल्कुल होंगे, लेकिन यहाँ पे एक टाइनी होल है, बिल्कुल छोटा सा। अब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से नहीं गुजर सकते, लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास कर सकते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में हम सब देखते रहे हैं कि वो गुब्बारा सुबह ऊपर चले जाता था छत के साथ और शाम को खुद ही अच्छे बच्चों की तरह नीचे आया था छोटा सा होके, तो एक्चुअली वो फ्यूजन कर रहा होता है। तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलते जाते हैं, हैवी पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं। तो 1 बाय 1 एस्केप होता है इसके अंदर। अगर मोलर मास सबका ही बड़ा होगा तो वो गुब्बारा जो है उसका टाइम बढ़ जाएगा। इसकी सिंपल सा एक मैंने एक वो देखा था न्यूमेरिकल, ये हमें गेट सब्जेक्ट में पूछा गया था कि अगर एक गुब्बारे में मीथेन गैस भरी हुई है और एक गारे में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, तो ये बताइएगा कि कौन सा गुब्बारा ज्यादा देर तक स्वेल रहेगा। तो डेफिनेटली मीथेन गैस का मोलर मास कम है और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है। तो इफ्यूजन जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी छोटा हो जाएगा, जल्दी उसके अंदर से गैस निकल जाएगी, और जो बड़ा होगा उसके डेफिनेटली कम होगी। तो ये एक चीज है जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है।
सिंपल से है, मैंने इसको कंपाइल्ड फॉर्म में इसीलिए बनाया था कि आप लोग खुद कर लें। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है या मास्टर्स लेवल की स्टडी है उसके अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? सबसे पहले देखिए, आप एक गैस को जब लिक्विड बना रहे हैं तो आप उसको प्रेस करते हैं। अच्छा, इससे पहले जरा मुझे बता दें कि पिछले किसी पॉइंट अगर ना क्लियर हुआ हो तो वो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक अब हमारा चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो जस्ट फॉर दैट रीजन। एनी वन ऑफ यू एनी प्रॉब्लम तो आप अपना हाथ खड़ा कर लें, हैंड रेज कर लें, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक सो देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, लेट्स मी सी। जी जी सजाद भाई। तो सर ये पूछना था, डाल्टन लॉ में जी जी जो उसकी स्टेटमेंट है, जी जी, वो लिखते हैं कि नॉन रिएक्टिव गैसेस नॉन की रिएक्टिव बात करते गैसेस, हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर क्वेश्चन गैसेस रिएक्टिव हो तो फिर क्या एक्चुअली सिचुएशन गैसेस होगी? का देखना, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लैटिनम की मौजूदगी में पार्शियल प्रेशर चेक कर रहा हूं, अब वो मिलने के बाद बन जाता है वाटर। तो जब वो वाटर बन जाएगा तो वाटर तो लिक्विड है, तो गैस तो वो रहेगी नहीं, तो प्रॉपर्टी चेंज होगी ना। मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं और ऑक्सीजन की बात करता हूं, ये रिएक्ट कर जाते हैं और वो बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन गया तो वो तो गैस ही चेंज होगी ना। तो फिर पार्शियल प्रेशर इनके लिहाज से कैसे होगा? फिर वो पार्शियल प्रेशर इसके लिहाज से होना चाहिए। अगर वाटर बन रहा है तो फिर पहले उसको वेपर्स में कन्वर्ट करें, उस टेम्परेचर को मेंटेन करें, तो वो कंडीशंस इस तरह की हो जाती है जिनको फिर फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम हमेशा नॉन रिएक्टिव गैसेस का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रेशर क्रिएट ही तब होता है जब आपके पास सारी गैसेस इसने रिएक्ट करना है वो रिएक्ट कर ले, और जो स्टेबल गैसेस है वही प्रेशर क्रिएट करेंगे ना। अनस्टेबल गैसेस तो रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगी एक दूसरे के साथ और वो कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू हो जाएंगी, इसलिए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस को जिक्र किया जाता है। और सेकंडली अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो सब गैसेस के, जी जी, तो उस केस में क्या? नंबर ऑफ मोल्स डेफिनेटली अगर डिफरेंट होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। प्रेशर ऑफ फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर है। यानी जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो इट मींस कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ना। जैसे हवा में भी आप प्रेशर देखेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो नहीं हम देख रहे उसको, वो तो हम देख रहे हैं कितनी परसेंटेज। आप अगर मरी में चले जाएंगे तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हैवी गैसेस नीचे बैठ गई हैं, ऊपर कम है। इसी तरह अगर माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो वहां प्रेशर और कम है। फिर वो बॉइलिंग पॉइंट और बाकी फैक्टर्स है वो हम लिक्विड्स में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सही है, ठीक जी, है, वेलकम। जी एक मिनट सर, अकमल भाई का, ओके जी अकमल साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम। सर ये प्रीवियस लेक्चर में से मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी जी आपने कहा था 10⁻⁵ जी ये जो टेम्परेचर है ये अचीवेबल है, जी, ये केल्विन में है। केल्विन तो आपने कहा था ये हीलियम का हो सकता है, तो सर हीलियम का तो है -267 जी 267 जी, मैं डिग्री सेंटीग्रेड। असल में ना ये आप सही कह रहे हैं, वो 267 पॉइंट समथिंग में आता है डिग्री सेल्सियस में, माइनस में। ये एक्चुअली जो लोएस्ट टेम्परेचर अचीव किया गया था ना, क्योंकि हमारे पास हीलियम के अलावा तो कोई और गैस नहीं है जिसको हम लिक्विफाई करें, तो उन्होंने मिनिमम टेम्परेचर रेंज तो निकाली थी। मैंने बताया था इसका प्रोसेस है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो अगर आप वो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हीलियम को लिक्विफाई करते हुए एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के जरिए, जिसमें मैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के राउंड में एक खास फ्रीक्वेंसी पे मूव करवाया जाता है, जिसकी वजह से मोलेकुलर मोशन जो है वो कम होते होते अल्टीमेटली सीज होने तक चली जाती है। सीज हो नहीं सकती, क्योंकि सीज हो जाएगी तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर ये लिखा हुआ था, जहां से मैंने एमएससी की बुक में पढ़ा था, कि ये हीलियम का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, या हीलियम को आप इस टेम्परेचर पे जाते जाते लिक्विफाई कर लेते हैं। वो डेफिनेटली -267 पे हो जाता होगा, लेकिन जब वो अटेम्प्ट हुई होगी उस वक्त वो शायद इस टेम्परेचर पे वो चले गए होंगे। सर ये तो श्योर है ना कि -267 टेम्परेचर उसका जी है। जी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ ये 10⁻⁵ जी, किसी और चीज का हो सकता है और ये किसका हो सकता है? मेरे नहीं ख्याल से ये किसी और का हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी गैस जो है वो हीलियम है, और हीलियम से छोटा कौन सा मॉलिक्यूल है, या हीलियम के अलावा कौन सा ऐसी गैस होगी जिसको लिक्विड बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हीलियम से छोटी तो गैस भी कोई नहीं। अगर हम बात करें ना हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू हीलियम,
क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक है। 239 है, हाँ जी उसका है -239 जी, तो उसके हवाले से अगर देखा लेकिन जाए तो डेफिनेटली हाँ जी कैलकुलेट करें ना फार्मूले में, ये डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इसको ऐड करें तो हाँ केल्विन जी टेम्परेचर आ जाता है। बिल्कुल अगर ऐसे ही है, उसमें हम वैल्यू पुट करें 267 करें तो वो 6 केल्विन बनता है। तो ये बिल्कुल ठीक 10 है। रेज़ टू -5 ये तो बहुत लोएस्ट है, ये तो बहुत ये लोएस्ट है, ये डिस्कस इसमें करना लिखी था हुई है कि किस आपकी इंटर की बुक में भी 10⁻⁵ हुँ, का जिक्र आया हुआ है, 3rd चैप्टर में अगर आप देखेंगे ना हुँ, तो वहां पर ये है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी तस्वीर ना इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि हमने कई यस, बार ऐसी यस, वैल्यूज यस को है, जी जी यस उसमें है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि ये किस चीज़ का लोएस्ट एग्जैक्टली मैं भी इसके टेम्परेचर है पीछे मैंने अचीवेबल। बताया ना, मैं देख रहा था, हाँ, मैंने जिस वक्त वो मास्टर्स को पढ़ाया था ना ये गैसेस का चैप्टर, तो उसके अंदर एडियाबैटिक डीमैग्नेटिक खुद भी जब हमने पढ़ा था तो देखा था, तो उसकी जब मैं डिटेल्स में गया था तो उधर ये लिखा हुआ था कि हीलियम बी इस पॉइंट तक आते आते लिक्विफाई हो जाती है, और फिर उन्होंने उस हीलियम को मजीद ठंडा करने की कोशिश की, करते गए अल्टीमेटली जो टेम्परेचर था वो इतना अचीव हो गया उनसे, और उसके बाद फिर वो आप नहीं अचीव कर सकते थे, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो जिस मशीन में या जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी आपका खराब हो जाएगा। ठीक तो है, सिंपल ये वैल्यू है, मेरे ख्याल से इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो पूछने पे आता है तो इस तरह की चीजें पूछ लेता है। ठीक हो गया। ओके, वेलकम। ओके, तो देखिए आपकी सजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप लोग जब अपनी सजेशन देते हैं वो आपके नॉलेज की भी इंप्रूवमेंट है और मेरे नॉलेज की भी इंप्रूवमेंट है। सेकंडली वी आर आल्सो स्टूडेंट, सिर्फ ये है कि आपसे ज़रा एक्सपीरियंस 1-2 साल का ज़्यादा होगा टीचिंग के लिहाज से, या वैसे उसके अलावा एक इंटरेस्ट होता है अपनी अपनी फील्ड का। बाकी लेक्चर प्रिपरेशन है और बाकी चीजें हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब सारे कर रहे होते हैं तो फिर कई बार कोई ऐसी चीज होती है, पॉइंट होता है जो आप में से कोई बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। तो बिल्कुल अगर आपकी नजर में आए तो आप बिल्कुल ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भी छोड़ दिया करें उसके लिए। तो ये भी आप लोग बल्कि याद ही कर लें कि 267 के पास जो है माइनस आपका जो हीलियम का लिक्विड पॉइंट है, यानी आप इसको यहाँ पे लिक्विड बना सकते हैं। तो हम डिस्कस जो कर रहे थे वो था क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। अब क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या? देखिए मैं एक गैस को लिक्विड बनाना चाहता हूं ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्ज करें ये गैस है मेरे पास, नाइट्रोजन है, से नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन एक नॉन पोलर गैस है, इसमें कोई पोर्स नहीं बने हुए। मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के करीब आए। करीब आने से क्या होगा कि इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स डेवलप होगी। उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का जो फायदा है वो क्या होगा कि इसके दरमियान थोड़ी देर के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएगी। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तो इसमें हल्की सी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कुछ इस सिस्टम में इस यूं कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, और हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है, तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक हद तक। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब मेरा टेम्परेचर लो होगा। अब कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। भाई अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को करीब लाना चाहता हूं, या मैं अमोनिया को, चले अमोनिया की मिसाल ले लेते हैं, अमोनिया गैस है, तो भाई अमोनिया आप कहेंगे सर ये वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल है, जो पहले ही पोलर मॉलिक्यूल है उसको करीब लाना, थोड़ा सा हम प्रेशर डालेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू हो जाएंगे, ये करीब आ जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसकी निस्बत अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना भी है तो नॉन पोलर है। इसका मतलब नाइट्रोजन के केस में ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा नॉन पोलर गैसेस के केस में, और पोलर गैसेस के केस में टेम्परेचर आपको ज्यादा कम नहीं करना पड़ेगा। नाउ दैट्स द पॉइंट एक्चुअली कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें आप कभी भी उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो मॉलिक्यूल इतने करीब आ ही नहीं सकते कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो, क्योंकि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखें यहां हम मूविंग पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल एक नाइट्रोजन का है, ये दूसरी नाइट्रोजन का है, ये इधर से इधर घूम गया है, ये इधर से इधर चला गया है, तो ये एक दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप करेंगे? इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए एक दूसरे के एक खास डिस्टेंस तक आना पड़ेगा और वहां स्टेबल रहना पड़ेगा फॉर मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड एज वेल। तो ये हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर है किसी सब्सटेंस का जहां पर वो लिक्विड की तरह रह सकता है। यानी आप सिंपली कह लें, रिवर्स पढ़ लें कि वो टेम्परेचर जिससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस कभी भी लिक्विड नहीं पड़ेगी, चाहे आप जितना मर्जी उस पर प्रेशर अप्लाई कर लें। पोलर गैसेस के लिए देखें, नाइट्रोजन एक नॉन पोलर गैस है, इसके लिए -147.06
टेम्परेचर, अब बहुत थोड़ा है। और अगर हम बात करें अमोनिया की तो ये 132.44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी मरियम। जी सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? नुसरत आपको आवाज आ रही है? नहीं माय सर। और अब आ रही है आवाज आप लोगों को क्लियर? जी सर अब क्लियर। ओके आई थिंक सो मरियम का कोई मैसेज। जी जी मरियम आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट कर लें। ओह माय गुडनेस, आई थिंक सो कि वैसे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। चले सॉरी मरियम, आप इसको दोबारा पूछ लीजिएगा, ऐसे तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। ओके तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या चीज है? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। सिंपली याद रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। प्रेशर क्या है? कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा जिस पे आप उसको लिक्विड बना रहे हैं वो क्रिटिकल प्रेशर है। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? कि उस जगह पर जितना वॉल्यूम उसने कैप्चर किया हुआ है वो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम है। आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? अकमल नुसरत जी, अकमल आप यस आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। ओहो हो बिल्कुल सकता है क्लियर फिर आ किसी रही है, एक का इशू हो सकता है बीच में। ठीक है बिल्कुल क्लियर है। चले। ओके तो ये देख रहे हैं जी हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को। अब यहां से हम लोग ये वैल्यूज हैं कुछ मैंने लिखी थी, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की। तो ये आप लोग क्रिटिकल वॉल्यूम की जो है वैल्यूज 1 मोल ऑफ गैस की अगर हमारे पास हो तो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होगा। ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया था, मैंने बताया था कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। तो पोलर गैसेस जो है वो लिक्विफाई की जा सकती हैं हाई टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन पोलर के लिए टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा। साइज जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन पोलर गैसेस के केस में, याद रखिएगा। ओके लिंड्स मेथड है। लिंड मेथड आप लोग जानते हैं, इंटर में ये लिखा हुआ है, सिंपल सा मेथड है। आप हाई प्रेशराइज्ड कैबिन से गैस को गुजारते हैं और फिर आप उसको एक जिगजैग नोजल से गुजारते हुए एक लोअर बॉटम में रिलीज करवा देते हैं गैस को। अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो यहां से मेरे पास कोई गैस आ रही है इस प्रेशराइज कैबिन के जरिए, यहां पे इसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है 200 एटीएम तक। अच्छा ये जिगजैग नोजल क्यों रखी जाती है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटर में कि ये नोजल जिगजैग इसलिए होती है कि क्राउडिंग बढ़ जाए। जैसे मॉलिक्यूल इधर टकराएंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इस कॉर्नर पे टकराएंगे तो इकट्ठे होंगे, इधर इकट्ठे होंगे, तो क्राउडिंग होती जाएगी, प्रेशर मजीद बढ़ता जाएगा। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस कॉज कूलिंग, जूल थॉमसन इफेक्ट पे ये काम करेंगे। और बार बार जब वो इस जगह से प्रोसीजर से गैस गुजरेगी तो वो अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। आजकल जितनी ऑक्सीजन है आपकी वो इसी तरीके से बनाई जा रही है, लिंड्स प्लांट पड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम इसके जरिए नहीं किए जा सकते क्योंकि जितना लो क्रिटिकल टेम्परेचर उनका है, जैसे अभी भाई ने बताया था कि 240 और 270 में या 260 में, तो ये वो टेम्परेचर है माइनस में जिसको अचीव नहीं किया जा सकता बाय द लिंड मेथड। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि लिंड्स मेथड में आप कितना टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। वो कहते हैं कैन यू अचीव -267 डिग्री बाय लिंड्स मेथड, लेट्स सपोज, तो हम नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज द रीजन? कि ये इतना लो क्रिटिकल टेम्परेचर है कि इसके लिए आपको अपने प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इसके लिए यूज होती है, मैंने बार बार इसका रेफरेंस दिया, आप लोग उसको नेट पे एक बार अगर अपने इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके ले जी, इसके बाद हमारे पास ये आ गया नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के लिए आई थिंक सो ये मीटिंग एंड होने लगी है, तो मैं आपको ना दोबारा लिंक भेजता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिंक दोबारा भेजता हूँ, आप उसको काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को ये दो ढाई लेक्चर्स की। इंशाल्लाह ताला कल से फिर हमारा टाइम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। हम इसको कोशिश करेंगे 12 से पहले ही वाइंड अप कर दें इंशाल्लाह। मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा।